2014 में एक नॉवल आई थी द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मार्टिन आविस ने लिखा था। उसी नॉवल पर ना एक फिल्म बनी है सेम नाम से, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है 2 अलग अलग कैटेगरी से। बाय द वे, एक्चुअल जो ये फिल्म है ये नॉवल से थोड़ी सी डिफरेंट है। डायरेक्टेड बाय जॉनथन ग्रेजर। ये वही जॉनथन ग्रेजर हैं जिन्होंने 2013 में एक फिल्म आई थी जिनकी अंडर द स्किन नाम से, जिसमें ये स्कारलेट जॉनसन थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1943 में जर्मनी के ऑशविट्स में हिटलर का जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उनमें से एक की कहानी है, जब लाखों जूस को कंसंट्रेशन कैंप्स में तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। ऐसा ही एक कैंप है जिसका कमांडर जो है वो रुडोल्फ नाम का एक आदमी है, जो कि कंसंट्रेशन कैंप से ही थोड़ी दूरी पर एक बड़े से और आलीशान घर में अपनी वाइफ और 5 बच्चों के साथ में रहता है। इस फिल्म को जब देखते हैं ना तो एक आयरनी सी फील होती है। इट्स लाइक कि एक तरफ वो कंसंट्रेशन कैंप है जिसमें घंटों के हिसाब से और हजारों लोगों के हिसाब से हर एक दिन में जूइश लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ रुडोल्फ भी कमांडर है, उसका ये घर है, एक आलीशान सा घर जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर के बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन एरिया है जो कि साफ सुथरा और हमेशा चमकने वाला सा जो ये घर है। इसके साथ में एक नदी भी बहती है जिसमें रुडोल्फ और उसकी फैमिली बहुत एंजॉय करते हुए रहते हैं। गार्डन में हर तरीके के फूल हैं। इन शॉर्ट, ये घर और इसमें रहने वाली जो रुडोल्फ की जो फैमिली है, उनके लिए बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता उनमें। घर में जितने नौकर हैं वो सभी जूइश लोग ही हैं। कंसंट्रेशन कैंप्स में जिन लोगों को रुडोल्फ के ऑर्डर पर डेली मारा जा रहा है, उनके बचे हुए जितने कपड़े हैं या जो दूसरी जो चीज़ें होती हैं, उनको नौकरों को दे दिया जाता है, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है उसे रुडोल्फ की फैमिली खुद ही रख लेती है। जैसे कुछ सोने के दांत होते हैं जो अपने बच्चों को दे देता है, वो उसे खेल रहे हैं। फर वाला बहुत महंगा दिखने वाला एक कोट भी होता है जो वो अपनी वाइफ हेडविग को दे देता है, और वो उसे खुद के लिए यूज करने के लिए रख लेती है। एक तरफ रुडोल्फ की खूबसूरत सी जिंदगी चल रही है अपने परिवार के साथ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेटी से दिखता हुआ कंसंट्रेशन कैंप है जहाँ से लगातार धुआं निकल रहा है और गोलियों की आवाज आ रही है, लाशें सड़ने की बदबू आ रही है, और इधर रुडोल्फ का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स रियली डिस्ट्रेसिंग टू सी ऑल दिस। इवन हम ये भी देखते हैं कि रुडोल्फ के पास एक आर्किटेक्ट आता है जो कि एक नक्शा लेकर आया है और एक प्लान लेकर आया है कि किस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। वो बताता है कि इसमें 2 एरियाज होंगे। एक में जूस को मारने के बाद जो दूसरी जो चिमनी है वहां पर ही काम चल रहा है। ये वाली जो चिमनी है और ये वाला जो एरिया है, ये तब तक ठंडा भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोगों को एक ही बार में मार सकते हैं इससे। आप देखिए कि कितना हीनियस था ये सब कुछ, जिस तरीके से वो ये सब कर रहे थे जूस के साथ। इस प्लान से रुडोल्फ इम्प्रेस भी होता है। वो ये चाहता है कि भाई इसको पेटेंट करके जर्मनी के हर कंसंट्रेशन कैंप्स में इसको यूज करना चाहिए। रुडोल्फ कितना बुरा आदमी है ना, ये हमें 2-3 इंसिडेंट से इस कहानी के अंदर मतलब पता चलता है। जैसा कि एक बार जब वो अपने बच्चों के साथ उस नदी में जो उसके घर के पीछे से बहती है, उसमें वो फिशिंग के लिए गया हुआ है अपने बच्चों के साथ में। तभी वो फिशिंग कर रहा है तो वो देखता है कि कोई ह्यूमन बोन कुछ आकर उसके पैर पर लगती है, एंड वो जब उसको देखता है तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाता है। उसका ये मानना है कि ये जो नदी है ये पॉल्यूट हो चुकी है। जब वो वापस अपने घर आता है तो अपनी टीम को भी वो बहुत बुरी तरीके से फटकार रहा था। एक इंसिडेंट हम और देखते हैं कि जब रुडोल्फ अपने ऑफिस में ही, मतलब उसके बेसमेंट में ही, एक जो लड़की है जिसको वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है, वो सब करने के बाद प्राइवेट पार्ट को एक गीले कपड़े से और फिर एक सूखे कपड़े से उसको साफ करता है। मतलब ये एक्चुअली उसकी नीचता को दिखाता है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो हम एक जो लड़की को देखते हैं जो छोटी है, वो रात के अंधेरे में कुछ एक एप्पल्स है उसके पास। वो जो वर्कर्स का जो एरिया है वहां पर वो उन एप्पल्स को छुपा रही है, उनकी जो औजार है उनके पीछे। उसका ये करने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो लोग जिनसे काम लिया जा रहा है वो एटलीस्ट भूखे तो ना मरे। और ये जो पर्टिकुलर जो सीक्वेंसेस हैं इस लड़की के, ये फिल्म में थर्मल कैमरा से शूट किए गए हैं। इसी पीछे का नैरेटिव जो मुझे जो समझ आया वो सिर्फ इतना है कि मतलब उसको एक अच्छाई की किरण के रूप में दर्शाया गया है इस पूरे एनवायरनमेंट में, जो कि इंसान का दुश्मन है, विच रियली हैज अ डीप मीनिंग। कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं रुडोल्फ को वहां से कहीं और, यानी कि बर्लिन ट्रांसफर किया जा रहा है। उसको सारे कंसंट्रेशन कैंप्स का हेड बनाया जा रहा है। अब क्योंकि रुडोल्फ और हेडविग जो है, जो उसकी वाइफ है, उसके लिए ये घर जो उन लोगों ने बनाया है और ये जो दुनिया उन लोगों ने बनाई है जहां वो आलीशान तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ये जगह वो छोड़ना नहीं चाहते। स्पेशली उसकी वाइफ हेडविग। जब कुछ दिन के बाद रुडोल्फ हेडविग को ये बात बताता है, वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर काम के लिए जाना है तो मतलब तुम जाओ, मैं यहीं पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी, परवरिश करूंगी। जब भी तुम्हारा काम होता है तो वापस आना। इस बात से रुडोल्फ बहुत टूट भी जाता है, बट स्टिल क्योंकि उसको
हेड ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना दिया गया है, तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब एक चीज़ ये भी नोटिस करने वाली बात है कि एक आलीशान घर को ये लोग नहीं छोड़ना चाहते, जबकि जो जूइश जो लोग हैं उन्हें हिटलर के कहने पर रातों रात पलायन करना पड़ रहा है और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बुरी तरीके से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप समझिए कि क्या दिखाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। अब हम देखते हैं कि रुडोल्फ की माँ भी वहाँ पर आई है उनके साथ रहने के लिए। रुडोल्फ की वाइफ को, हेडविग को मतलब बताती भी है कि उसे तो सब रानी कहते हैं बाहर, कि वो ऐसी सी जगह में रहती है और उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है ऐसा करके। बट एक दिन हम देखते हैं कि रुडोल्फ की माँ बिना किसी को बताए अपना सब सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ रुडोल्फ के लिए बहुत डिसहार्टनिंग सी उसको फील होती है, इवन हेडविग को भी। बट वो एक लेटर छोड़कर गई है और उसके जाने के पीछे की जो वजह है ना वो बहुत भयावह है, लिटरली बहुत डिसहार्टनिंग है। जो वो देखती है ना अपनी खिड़की से कॉन्सेंट्रेशन कैंप का जो नज़ारा उसको दिखता है, जिसकी चिमनी से 24/7 धुआं निकल रहा है, वो चीखें जो उसको सुनाई दे रही है, लाशों की बदबू जो उस तक वहां पर आ रही है, मतलब वो इस सब की वजह से वहां से चली गई। अब जब रुडोल्फ बर्लिन आ गया है तो उसको उसके काम के लिए बहुत सराहा जाता है। वो लोग उसे एक ऑपरेशन का हेड भी बना देते हैं जिसमें तकरीबन 7 लाख जूइश को ऑशविट्स लेकर आया जाएगा और उन्हें वहां पर मार दिया जाएगा। इस सब की जिम्मेवारी उन्होंने रुडोल्फ को दी है और इवन इस ऑपरेशन का नाम भी उन्होंने रुडोल्फ हॉफ के नाम पर रखा है। अब अगर रुडोल्फ इस ऑपरेशन को कम्प्लीटली कर लेता है तो उसको भी यहाँ से वापस जाकर अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिलेगा। इसी के लिए वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है जिसमें रुडोल्फ भी है। देखते हैं कि रुडोल्फ ना थोड़ा बीमार सा दिखता है, वो बार बार वॉमिट कर रहा है और एक सीक्वेंस में ही इस पार्टी के बाद जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा है तो पूरा ऑफिस खाली सा पड़ा हुआ है और हम देखते हैं कि वो एक मतलब दोनों तरफ जो अंधेरा है उसकी तरफ देखते हुए कुछ घूर रहा है और उसकी हालत भी बहुत खराब सी लग रही है। जैसे ही ये सब हो रहा है ना, कहानी तभी प्रेजेंट में आती है। हम एक म्यूजियम देखते हैं, ये उसी जगह पर बनाया हुआ म्यूजियम है जहां पर वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था प्रेजेंट के टाइम में, जिसकी सफाई हो रही है, मतलब आज के प्रेजेंट के टाइम में जिसकी सफाई हो रही है और शीशों में जितने भी जो उसको मारा गया है ना वहां पर ले जाकर, उन सब के जूते ही जूते रखे हुए हैं, उनकी जो दूसरी जो चीजें थी वो सब उन शीशों के अंदर रखी हुई है और ये म्यूजियम उन लोगों के लिए है। अब इस सीन को दिखाकर वापस से हमको रुडोल्फ को दिखाया जाता है वहीं पर, जब कहानी हमारी वापस जाती है। जब रुडोल्फ अंधेरे की तरफ बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था ना, तो ये इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसने जब वो चीज देखी देन हमें प्रेजेंट में एक म्यूजियम दिखाया गया। इट्स लाइक इस पूरे हॉलोकॉस्ट में जो कुछ भी नाजियों ने किया ना, आगे की जो दुनिया है वो नाजी लोगों को किस तरीके से देखने वाली है और रुडोल्फ को भी इस चीज का अंदाजा हो तो रहा है कि उसके थ्रू क्या क्या चीजें उसने की जो बेहद गलत रही, जिसकी वजह से नाजियों को आने वाली दुनिया किस तरीके से देखने वाली। इसके साथ ही तकरीबन 2 मिनट और 15 सेकंड के आसपास ना स्क्रीन ब्लैंक होती है और उसकी जस्ट बाद हमें स्क्रीन पर रेड कलर दिखता है, जिसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की ना बहुत सारी कहानियां देखी ही होगी या फिर हिटलर की लाइफ पर बेस्ड है, जैसे द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामा, शिंडलर्स लिस्ट, ऑपरेशन फिनाले और सोफियाज चॉइस एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इस तरीके की काफी फिल्म्स हैं। बट इस फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को अलग क्या बनाता है वो ये है जिस तरीके से स्क्रीन प्ले और चीजों को दर्शाया गया है ना, मतलब इस फिल्म में हमें ये देखने को बिल्कुल नहीं मिलता कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। एक नैरेटिव की तरह ही लिया है और उसमें उन्होंने अपनी बहुत कम शॉट्स के अंदर अपनी चीजों को समझा दिया है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो उस लड़की का थर्मल सीक्वेंसेस हम लोग देखते हैं, वो जब वो एप्पल्स रख रही है वहां पर, वो अपने आप में ही बहुत कुछ दर्शाता है। और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर बाकी चीजें नहीं भी दिखाने के बावजूद हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उन सब चीजों से। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस फिल्म, जो मतलब मुझे फील। एंड बाकी और क्या क्या फैक्टर्स है ना, मतलब इसके अलावा वो आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आप बताइएगा। इफ यू हैवंट वॉच दिस फिल्म गो एंड वॉच इट। एंड अगर देख ली है तो आइए लेट्स डिस्कस फिल्म्स। लेट मी टेल यू वंस अगेन, like always, I'm not a film reviewer or a critic. I'm just a film buff who likes to watch cinema. It's not any kind of a film explanation or scene by scene explanation.